हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी विषय में आज हम अध्ययन करेंगे चट्टान रॉक्स। पृथ्वी की सबसे भारी जो ठोस परत है वो भूपटल यानी क्रस्ट कहलाती है। इस भूपटल की जो संरचना है अनेक तत्वों से मिलकर हुई है, परंतु इसका 98% भाग केवल 8 तत्वों से ही निर्मित है और शेष जो 2% है वो लगभग 90 तत्वों से निर्मित है। यानी 98% भाग कितने तत्वों से? सिर्फ 8 तत्वों से निर्मित है। भूपटल की रचना करने वाले जो पदार्थ हैं चट्टान या सैल कहलाते हैं। इस क्रस्ट की जिन पदार्थों से संरचना या निर्माण हुआ है उसको क्या कहते हैं? चट्टान या सैल। सामान्यतः चट्टान शब्द से कठोर या दृढ़ भूखंड का बोध होता है। यानी ऐसा लगता है जब हम चट्टान बोलते हैं तो इसका मतलब कोई बहुत ही कठोर या दृढ़ भूखंड होगा, परंतु भूगर्भ शास्त्र तथा भूगोल में चट्टान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाता है। चट्टान शब्द के अंतर्गत क्रस्ट के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, वो चाहे तो कठोर हो या कोमल। चट्टान ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर के समान कठोर हो सकती है, चीका और रेत की तरह कोमल हो सकती है, या खड़िया मिट्टी तथा चूने का जो पत्थर होता है उसके भांति प्रवेश से यानी जिनमें जल आसानी से प्रवेश कर जाए, अथवा स्लेट के जैसे अप्रवेश हो सकती है। यानी जिनमें जल आसानी से प्रवेश नहीं करता वो अप्रवेशी चट्टानें होती हैं। चट्टानों की जो रचना है वो खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक सैल में एक से अधिक खनिजों का मिश्रण रहता है। चट्टानों का जो निर्माण है वो चक्रीय रूप में यानी एक साइकिल के रूप में होता है। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो तप्त लावा है, जो पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है, लावा के ऊष्ण व ठोस होने से आग्नेय शैलें बनी। यानी सबसे पहले जब वो लावा हुआ, शीत हुआ और उससे क्या हुआ? आग्नेय शैलें बनी। आग्नेय शैलों के ऊपर अनाच्छादन यानी अपक्षय और अपर्दन जो था उसकी शक्तियों के द्वारा काट-छांट हुआ, जिससे अवसाद की उत्पत्ति हुई और उससे क्या हुआ? वो जब अवसाद जमा तो उससे अवसादी शैलें बनी। पर्वत निर्माण के समय अत्यधिक दाब के कारण मैग्मा के संपर्क में आने वाली शैलों का क्या हुआ? कायांतरण हुआ, फलत कायांतरित शैलें उत्पन्न हुई। अत्यधिक ताप और दाब से जो कायांतरित शैलें हैं उनका पुनः क्या हुआ? कायांतरण हुआ, और ये जो मौलिक कायांतरित शैलें थे वो पिघलकर वापस क्या बन गई? आग्नेय शैलें बन गई। इस प्रकार आग्नेय शैलों का निर्माण चक्र पूरा होता है। यानी चट्टानों का निर्माण भी साइकिल के रूप में, एक चक्रीय रूप में होता है। सबसे पहले आग्नेय, फिर अवसादी, फिर कायांतरित और कायांतरित वापस आग्नेय। निर्माण की जो ये चक्रीय व्यवस्था है के आधार पर पृथ्वी की आयु तथा भूगर्भिक इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। यानी इन शैलों के निर्माण से पृथ्वी की आयु के बारे में पता लगता है। इसी कारण कहा गया है कि जो चट्टानें हैं वो पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। चट्टानों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानें या शैलें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो सबसे पहले हम देखते हैं आग्नेय शैल। आग्नेय शब्द लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है।
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। इस आधार पर प्राय ये भ्रांति या भ्रम हो जाता है कि आगन्य शैलों का निर्माण अग्नि के योग से हुआ है, परंतु वास्तविकता ये है कि आगन्य शैलों की जो रचना है वो तप्त और तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। यानी तप्त और तरल मैग्मा जब क्या हो जाता है, शीतल होता है, तो आगन्य शैल का निर्माण होता है। क्योंकि तप्त और जो तरल मैग्मा है वो एक लाल दिखाई देता है अग्नि जैसा, इसलिए ये भ्रांति होती है कि इनका निर्माण अग्नि के संयोग से हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं। चूंकि सर्वप्रथम आगन्य शैल का ही निर्माण हुआ है, अतः इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक शैल भी या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। अन्य चट्टानों का जो निर्माण है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आगन्य शैल से ही माना जाता है। आगन्य शैल का निर्माण पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के हर काल में होता रहा है तथा वर्तमान समय में भी इसका निर्माण हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म और तरल लावा पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर ठोस होकर आगन्य शैल का रूप ले लेता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो गर्म और जो तरल लावा है वो पृथ्वी के यानी धरातल के अंदर भी जमता है और उसके बाहर भी आता है, और इस प्रकार से आगन्य शैल का निर्माण होता है। अब आगन्य शैलों की कुछ विशेषताएं। सबसे पहले, कुल मिलाकर आगन्य चट्टानें कठोर होती हैं, लेकिन यदि लंबे समय तक इनको खुले में रख दिया जाए तो कभी कभी ये चट्टानें इतनी मुलायम हो जाती हैं कि इनको फावड़े से भी आसानी से खोदा जा सकता है। दूसरी जो विशेषता है, आगन्य चट्टानें कैसी होती हैं, रवेदार और दानेदार होती है, यानी इनमें क्या पाए जाते हैं, रवे पाए जाते हैं। आगन्य चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। इन चट्टानों में पानी का प्रवेश बहुत कम होता है, इसलिए इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत कम होता है, भौतिक अपक्षय का प्रभाव इन पर अधिक होता है। आगन्य शैलों में जीवावशेष यानी फॉसिल्स नहीं पाए जाते। ये असरंध्री होती है, यानी इनमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें सरलता से जल प्रवेश नहीं कर पाता, केवल जो संधियां होती हैं, जॉइंट्स जहां होते हैं, उनके सहारे ही जल या हिम इनके भीतर प्रवेश कर पाता है। आगन्य शैलों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है, अतः इनका वितरण भी उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर ज्वालामुखी होते हैं। तो ये थी इनकी विशेषताएं। उसके बाद आगन्य शैलों का वर्गीकरण, यानी आगन्य शैलों के भी कई प्रकार होते हैं। आगन्य शैलों में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। रंग, गठन, स्थिति एवं खनिज रचना में इनमें पर्याप्त क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अतः इन शैलों का वर्गीकरण भी अनेक प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकरण, यानी इनका उत्पन्न कैसे हुई, कैसे इनका निर्माण हुआ। आगन्य शैलों की रचना तरल मैग्मा तथा लावा के जमने से होती है। ये लावा दो रूपों में जमता है। कितने रूपों में? दो रूपों में। पहला तो धरातल के ऊपर और दूसरा धरातल के नीचे, यानी कुछ मैग्मा अंदर ही धरातल के नीचे ही जम जाता है और कुछ क्या होता है, धरातल से बाहर आ जाता है, वहां जमता है। तो इस आधार पर दो प्रकार के आगन्य शैलों का निर्माण होता है, बाह्य निर्मित यानी धरातल के बाहर, और अंतः निर्मित यानी धरातल से नीचे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्जात या अंतर्वेदी आगन्य शैल। जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर
धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो आंतरिक आग्नेय शैल का निर्माण होता है। यानी ज्वालामुखी के समय मैग्मा ऊपर धरातल की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन वो धरातल के नीचे ही रह जाता है और वहीं पर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो आंतरिक आग्नेय शैल का निर्माण होता है। गहराई के अनुसार मैग्मा के जमने में समय लगता है, अतः गहराई के आधार पर भी अंतर्जात या जो अंतर्वेदी चट्टानें आग्नेय शैलें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पातालीय अंतर्जात आग्नेय शैल यानी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, और दूसरी है मध्यवर्ती या आग्नेय शैल। तो पहले देखते हैं पातालीय अंतर्जात आग्नेय शैल। इस प्रकार के आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है। चूंकि इनका ठंडा होना, जमना और ठोस होना अधिक गहराई में होता है जहां पर तापमान क्या होता है अधिक, अतः इनके ठंडा होने की गति क्या होती है मंद होती है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इस कारण इनमें रवे यानी जो दाने हैं वो अधिक तथा बड़े पाए जाते हैं। ग्रेनाइट आग्नेय शैल पातालीय शैल का प्रमुख उदाहरण है। दूसरा है मध्यवर्ती या अधिवितलीय आग्नेय शैल। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म और तरल मैग्मा ऊपर उठता है, परंतु धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों और नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो मध्यवर्ती आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। ऊपर आता है लेकिन बीच बीच में क्या आ जाते हैं, धरातलीय अवरोध आ जाते हैं। इसके कारण दरार, छिद्र और नली में ही जो लावा या मैग्मा है वो जमकर क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है और मध्यवर्ती आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। चूंकि मध्यवर्ती जो आग्नेय शैल हैं वो पातालीय और बाह्य आग्नेय शैलों के मध्य में स्थित होती है, यानी ना तो ये बाह्य होती है ना ही ये पातालीय यानी बहुत अधिक गहराई में भी नहीं होती। इस कारण से इनको क्या कहते हैं, मध्यवर्ती शैलें कहते हैं। इनके जमने में कम समय लगता है, इसलिए इनमें जो रवे हैं वो सूक्ष्म पाए जाते हैं। डोलेराइट जो शैल है वो मध्यवर्ती आग्नेय शैल का एक उदाहरण है। मध्यवर्ती जो आग्नेय शैल हैं ये दरारों, छिद्रों और नलियों में विभिन्न आकृतियों में जमती हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख जो आकृतियां हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होते हैं, मैग्मा के वृद्ध यानी बड़े आकार के, गुम्मद आकार के, गुम्मद जो होता है उसके आकार के जमाव होते हैं जो अत्यधिक गहराई में स्थित होते हैं। अपरदन द्वारा इसका ऊपरी भाग दिखाई देता है परंतु इसका आधार कभी भी नहीं देखा जा सकता। इनकी रचना में ग्रेनाइट का योग रहता है। रांची पठार पर इस प्रकार के बैथोलिथ मिलते हैं जिन्हें रांची बैथोलिथ कहते हैं। ये एक बार देखो, बैथोलिथ गुम्मद के आकार में, ठीक है, ये जमाव हो जाता है तो अधिक गहराई में होता है ये, इसलिए इसका जो आधार भाग है जब अपर्दन होता है तो कभी दिखलाई नहीं देता, लेकिन इसका जो ऊपर का भाग है वो जब कभी अपर्दन होता है तो दिख जाता है। ये क्या है, बैथोलिथ गुम्मद के आकार का। अगली जो आकृति है वो है लैकोलिथ। क्या है, लैकोलिथ। लैकोलिथ ये भूगर्भिक परतों में उत्तल रूप में, किस रूप में, उत्तल रूप में वाष्प एवं गैस युक्त मैग्मा के गुम्मद आकार जमा होते हैं। ये देखो, ये लैकोलिथ
इनकी आकृति कैसी होती है, उत्तल आकार होती है और ये वाष्प और गैस युक्त मैग्मा के होते हैं। तो ये क्या है, लैकोलिथ। छोटा नागपुर के पठारी भाग में ऐसे अनेक प्रकार के लैकोलिथ देखने को मिलते हैं। उसके बाद है अगली जो आकृति है वो क्या है, फैकोलिथ। ज्वाला की उद्गार के समय जब मोड़दार पर्वतों की अपनति और अभिनति में मैग्मा का जमाव हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। ये देखो, जब वलित पर्वतों की अपनति, ये अपनति और ये अभिनति, अभिनति में क्या हो जाता है, मैग्मा का जमाव हो जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ। अगली जो आकृति है वो क्या है, लोपोलिथ। जर्मन भाषा में जो लोपास शब्द है उसका अर्थ होता है छिछली बेसिन। जब मैग्मा के वृहद जमाव तस्त्रीनुमा अवतल बेसिन में एकत्रित होते हैं तो इसकी आकृति क्या कहलाती है, लोपोलिथ कहलाती है। अफ्रीका में जो ट्रांसवाल क्षेत्र है वहाँ पर लोपोलिथ जैसी आकृतियाँ मिलती हैं। ये लोपोलिथ यानी एक तस्त्री के रूप में जब मैग्मा का जमाव हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लोपोलिथ। ये क्या होती है, अवतल आकार की होती है, तस्त्री के रूप में मैग्मा का जमाव। अगला जो आकृति है वो क्या है, सिडार। विभिन्न परतों में जब मैग्मा गुम्बद आकार में देवदार वृक्ष की विशिष्ट आकृति में जमा होता है मैग्मा तो उसको क्या कहते हैं, सिडार। ये मैग्मा जब एक देवदार वृक्ष की भांति क्या हो जाता है, जमा होता है तो उस संरचना को क्या कहते हैं, सिडार। अगली है सिल। ये अवसादी शैलों की समानांतर परतों में मैग्मा के मोटे और विस्तृत जमाव होते हैं। जब इस जमाव की मोटाई अधिक होती है तो इसको क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। परंतु यदि ये जमाव क्या हो, पतला होता है तो उसे क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। देखो, समानांतर रूप में, परतों के समानांतर रूप में जब मैग्मा का मोटा जमाव होता है तो उसको क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। और जब यही जमाव क्या हो, पतला हो, समानांतर रूप में ही हो लेकिन सिल की तुलना में क्या हो, पतला हो, तो उसको क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। अगला क्या है, डाइक। ये जमाव भी सिल की भांति पतले होते हैं किंतु भूपटल से समकोण बनाते हुए लंबवत रूप से निर्मित होते हैं। यानी सिल और शीट में क्या अंतर है, सिल और डाइक में, सिल क्या है, परतों के समानांतर होती है, जबकि जो डाइक होता है वो परतों के क्या होता है, लंबवत होता है। लंबवत जब मैग्मा का जमाव होता है तो उस आकृति को क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। अगला क्या है, बोस। भूपटल की सतह से कोण बनाते हुए मैग्मा के लघु जमाव क्या कहलाते हैं, बोस कहलाते हैं। यानी भूपटल की जो सतह है उस पर क्या बनाते हुए, कोण बनाते हुए, लेकिन कैसे रूप में, लघु रूप में जमा हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, बोस कहते हैं। अगला क्या है, स्टोक। ये क्या होते हैं, गोलाकार आग्नेय शैल होते हैं जो किसी पूर्व स्थित शैल में ही अंतर्वेदित होती है। यानी पहले से ही कोई अंतर्वेदित शैल है उसी के ऊपर इनका क्या होता है, जमाव होता है। ये एक प्रकार से बैथोलिथ के ही क्या होते हैं, लघु रूप होते हैं। जैसे ये पहले से बैथोलिथ और इसी के ऊपर एक नया और बैथोलिथ छोटे रूप में जमा हो जाए मैग्मा का तो वो क्या कहलाती है, स्टोक कहलाती है। तो ये थी कुछ मध्यवर्ती आग्नेय जो शैल हैं उनके विभिन्न रूप। अब दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, बाह्य आग्नेय या बहिर्वेदी आग्नेय शैल। जब तरल और तप्त लावा पदार्थ धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस होकर चट्टान का रूप धारण करता है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य आग्नेय शैल कहते हैं। यानी अब जो लावा है वो कहाँ गया, धरातल के बाहर आ गया। चूंकि बाहर आने के बाद लावा शीघ्र जम जाता है क्योंकि तापमान कम रहता है, अतः जो रगों की बनावट है
या तो पूर्ण नहीं हो पाती। यहाँ पर यही कारण है कि जो बाह्य आगन्य सेल हैं इनमें या तो रवे मिलते ही नहीं है, और यदि मिलते भी हैं तो काफी क्या होते हैं, बारीक होते हैं। बेसाल्ट जो चट्टान है वो बाह्य आगन्य सेल का उदाहरण है। अब बाह्य आगन्य सेल भी दो प्रकार में विभाजित की जा सकती हैं। पहली है विस्फोटक उद्गार से निर्मित, यानी जब ज्वालामुखी का उद्गार क्या हो, तीव्र गति से होता है तो विभिन्न आकार और पदार्थ हैं बड़ी ऊंचाई तक ऊपर उछाल दिए जाते हैं, बाद में इनका जमाव सतह पर होता है। इन चट्टानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी इनका निर्माण कब होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार तीव्र और विस्फोटक प्रकार से होता है। जैसे चट्टान के जब बड़े बड़े टुकड़े जम जाते हैं तो उनको बम कहते हैं। इनसे छोटे टुकड़ों को, यानी बम से छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, लैपिल्ली कहते हैं। बहुत जो महीन कण, बारीक कण होते हैं उनको ज्वालामुखी धूल कहते हैं। जब बारीक पदार्थों का जमाव जल में होता है तो उसको क्या कहते हैं, टफ। बड़े और छोटे कणों के मिश्रित भाग को क्या कहते हैं, ब्रेशिया कहते हैं, अथवा इनको आंग्लोमेरेट भी कहते हैं। तो ये थे विस्फोटक उद्गार से निर्मित कुछ चट्टानों के नाम। दूसरा जो प्रकार होता है वो क्या होता है, शांत उद्गार से निर्मित। जब छोटे छोटे सुराखों से मैग्मा धरातल पर शांत रूप में आकर फैल जाता है तो वो क्या होता है, एक प्रकार से लावा का प्रभाव होता है। कुछ अंतराल के बाद वो लावा के रूप में जमता है, तो ऐसा लगता है कि वो परतदार चट्टान है, लेकिन वास्तव में वो लावा का जमाव होता है, परतें नहीं होती। तो ये थी चट्टान ने आगन्य चट्टानों का वर्गीकरण।